हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक का एग्ज़ाम डेट आ गया है, सेंटर भी आ गया है। तो आप लोग के लिए हम अभी रिवीजन कराने वाले हैं आर्थिक समीक्षा, और जो कि दोस्तों बीपीएससी शिक्षक वाली एग्ज़ाम है, उसमें आप लोग को पता है कि आर्थिक समीक्षा या इसी को इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं। तो करंट में इकोनॉमिक सर्वे और बजट भारत का भी और बिहार का भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इस टॉपिक को कवर करते हैं, आर्थिक समीक्षा 2023 को, और जो जो क्वेश्चन बनते हैं उसको डिटेल से बताएंगे, ठीक है। तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आर्थिक समीक्षा 2022 को क्या किया गया, जारी किया गया। कब जारी किया गया पूछे तो 31 जनवरी 2023 को, 31 जनवरी को जारी किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे या फिर हिंदी में बात करें तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 का जारी किसके द्वारा, तो वित्त मंत्री जी के द्वारा। वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण के द्वारा ये जारी किया गया, ठीक है। 31 जनवरी 2023 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक्स रिव्यू को पेश किया गया था। पूछा जाए कि आर्थिक सर्वेक्षण को पेश कब किया गया था संसद में, तो 31 जनवरी 2023 को संसद में पेश किया गया था, जो आर्थिक समीक्षा बनी थी उसको। इसके नेतृत्वकर्ता की बात करें तो इसके नेतृत्वकर्ता है वी आनंथा नागेश्वरन, जो कि मुख्य आर्थिक सलाहकार है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो वी अनंता नागेश्वरन, और इन्हीं के नेतृत्व में दोस्तों आर्थिक समीक्षा जो 2022-23 है वो बना था, ठीक है। तो इन्हीं के नेतृत्व में बना था। और भारतीय इस बार का आर्थिक समीक्षा जो 2022-23 है दोस्तों, इसका जो थीम है ये भी याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है। इसका जो थीम है वो है मध्यावधि स्थिति, आशावादी तथा विश्वसनीय। मध्यावधि स्थिति, आशावादी तथा विश्वसनीय, ये जो है दोस्तों थीम है इस बार के इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का आया है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे मंत्री कौन, तो निर्मला सीतारमण के द्वारा ये जारी किया गया था। चलिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे इससे, और डाटा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पिछले बीपीएससी में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिला था 68 वाले में। तो 69 बीपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, और जो बीपीएससी का टीचर वाला एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे अर्थव्यवस्था का विकास दर। अर्थव्यवस्था का विकास दर जो है दोस्तों वो 2023 में कितना होगा, तो 2023 में अर्थव्यवस्था का जो विकास दर है वो 8.7% रहने का अनुमान है। एक्चुअली इसमें जो भी बताया जाता है अनुमान ही बताया जाता है। तो अर्थव्यवस्था का विकास दर 2023 में कितना रहना, तो 8.7%, 8.7%। वही बात करें पिछले वर्ष 2022 में कितना था, तो 7% था। तो इस बार देखिए कितना बढ़ोतरी हुआ है, तो 1.7% की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है अर्थव्यवस्था के विकास दर में। इकोनॉमिक्स के विकास में, डेवलपमेंट में कितना वृद्धि हुआ है, तो 1.7% की वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है। तो ये डाटा पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे जीडीपी विकास दर। जीडीपी विकास दर दोनों अंतर है, अर्थव्यवस्था विकास दर जो पूरा इकोनॉमिक की बात करता है, वही बात करें जीडीपी विकास दर में, यहाँ पे केवल जीडीपी की बात हो रही है। जीडीपी विकास दर की बात करें तो 23-24 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। क्या, तो जीडीपी का विकास दर, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। पिछली बार कितना था, तो 8 से 8.5% का अनुमान था, लेकिन इस बार जो है जीडीपी 2023-24 में अनुमान है कि 6 से 6.8% रहेगा, और वास्तविक में पूछा जाए तो 6.5 का अनुमान ये लगाया गया है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखना है। अब बात करेंगे भारत जो है दोस्तों पीपीई, क्रय शक्ति समता के संदर्भ में पीपीई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तीसरा स्थान है किसका, तो भारत का, और विनिमय दर के मामले में 5वां स्थान है। तो भारत जो है दोस्तों सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अगर पूछे पीपीई मोड में तो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और विनिमय दर के मामले में तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
तो भारत की बात करें विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है विनिमय दर के मामले में, और पीपीई क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में पूछा जाए तो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है कौन, तो भारत। तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार हम अगर देखें तो प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय पूछा जाता है कि प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय कितना है, तो 95,922 रुपये जो है वो स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय है किसका, तो भारत का 2022-23 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार। ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि दर पूछा जाए तो प्रति व्यक्ति आय में जो वार्षिक वृद्धि हुई है भारत में, कहाँ की, तो भारत की ही बात कर रहे हैं, तो ये 5.5%। तो प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि हुआ है कितना हुआ है, तो पहले से तो 5.5% वृद्धि हुआ है प्रति व्यक्ति आय में। ठीक है। और प्रति व्यक्ति निवल आय राष्ट्रीय आय कितना है, तो 96,522, या पूछे प्रति व्यक्ति आय कितना है भारत का, तो 96,522 रुपया है। और कितना वृद्धि हुआ है, तो 5.5% की वृद्धि हुई है प्रति व्यक्ति आय में। चलिए अब आगे बात करते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2022 में जीएसटी करदाताओं की संख्या में क्या परिवर्तन हुआ है। तो सर्वेक्षण के अनुसार बताया गया कि 2022 में जीएसटी करदाता मतलब जीएसटी कर देने वालों की संख्या में 70 लाख से दोगुना होकर 1.4 करोड़ पहुंच गया है, जहां पहले 2022 से पहले मात्र 70 लाख लोग क्या देते थे, जीएसटी देते थे। तो वहीं 2022 ईस्वी में 2021 में आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है दोस्तों वो पिछले साल का हिसाब होता है। तो 2023 आ गया है तो 2022 का हिसाब इसमें दिया गया है, तो जिसमें बोला गया है कि 2022 से पहले मात्र 2021 में बात करें तो मात्र 70 लाख लोग क्या करते थे, तो जीएसटी भरते थे। लेकिन इस बार 2022 में कितने लोग भरे हैं, तो 1.4 करोड़ लोग। देखिए एकदम दुगुना हो गया है जीएसटी कर देने वालों की संख्या में। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, डाटा ही पूछ लिया जाता है। अगला है 2022-23 का जो कार्य था इसके दौरान राजकोषीय घाटा कितना रहा, तो राजकोषीय घाटा जो हुआ दोस्तों 6.4%। 6.4%। देखिए दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वह पिछले वर्ष के लिए होता है, तो 2022 और 23 के लिए जो बजट बना था उसमें कैसा हिसाब रहा उसको हम लोग देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण में। और बजट जो होगा इस बार का बजट जो हो जाएगा 2023 का, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि 2023 से 24 के बीच में किस तरीके से हम योजना बनाएंगे, किस तरीके से खर्च करना है। ठीक है। और क्या कहाँ पे कितना पैसा देना है और किस तरीके से कौन सा योजना चलाना है, ये बजट में देखेंगे। और जो चलाए थे 2022-23 में उसका जो हिसाब होगा वो होगा आर्थिक सर्वेक्षण में, उसमें देखेंगे कि क्या घटा बढ़ा और किस तरीके से रहा 2022-23 का हमारा। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो 23 दिसंबर 2022 के अंत में विदेशी मुद्रा का भंडार, विदेशी मुद्रा का जो भंडार है दोस्तों वो भारत में कितना है, तो 2022-23 की बात करें और दिसंबर 2023 में जब हिसाब किया गया तो विदेशी मुद्रा का भंडार जो भारत के पास था 562.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 562.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर। कितना, तो 562.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 में मुद्रास्फीति दर कितना बताया है, तो आरबीआई ने बताया है कि 2022-23 में मुद्रास्फीति जो रहा वो कितना रहा, तो आरबीआई के द्वारा ये अनुमान लगाया गया था तो 6.8%। कितना, तो 6.8%। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि सकल मूल्यवर्धक GVA, तो कृषि का जो सकल मूल्यवर्धक है वो कितना रहा, तो 3.5% रहा है किसके क्षेत्र में, तो कृषि के क्षेत्र में। अगला है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME के क्षेत्र में ऋण वृद्धि कितना हुई है, मतलब छोटे उद्योगों के लिए, लघु और मध्यम उद्योग के लिए जो ऋण लेने वालों की संख्या है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, तो 30.5%, 30.5% की वृद्धि हुई है, इससे ज़्यादा की वृद्धि हुई है। ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे।
अगला है वित्त वर्ष 2022-23 में उद्योग क्षेत्र में सकल मूल्य वृद्धि कितना हुआ है। तो उद्योग क्षेत्र में जो हुआ है पिछले वर्ष 4.1% का हुआ था, लेकिन इस बार 10.3%, मतलब उद्योग के क्षेत्र में क्या हुआ है, लोगों का रुझान बढ़ा है। देखिए 10.30% से भी कम। ठीक है, अगला है 2023 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर कितना है। तो 2023 में सेवा क्षेत्र का वृद्धि दर कितना है, तो 9.1% का अनुमान रखा गया है 2023 ईस्वी में सेवा क्षेत्र में वृद्धि को लेकर, और पिछले वर्ष ये केवल 8.4% से अधिक था। इस बार जो है 9.1% से अधिक है। ठीक है, साथ ही दोस्तों अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल KP सक्सेस जोन से आर्थिक सर्वेक्षण जो ये पढ़ा रहे हैं हम, इसका PDF हूबहू PDF आपको मिल जाएगा। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल KP सक्सेस जोन को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखेंगे तो भारत के विदेशी व्यापार के प्रमुख भागीदार देश, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो भारत में विदेशी व्यापार में पूछा जाए, भारत विदेश के साथ व्यापार करता है। व्यापार में क्या होता है, तो निर्यात भी करते हैं हम चीजों को भारत से बाहर, और चीजों को बाहर भारत भी लाते हैं बाहर से। तो निर्यात और आयात दोनों में देखेंगे कि प्रमुख भागीदार देश कौन है। ठीक है, तो भारत का दोस्तों अमेरिका जो है निर्यात के मामले में सबसे सर्वाधिक क्या करता है, निर्यात करता है। भारत कहां पे, तो अमेरिका में सबसे ज्यादा कहां निर्यात करता है, अमेरिका में, उसके बाद UAE में, उसके बाद नीदरलैंड, और सबसे कम निर्यात करता है चीन में। मतलब सबसे ज्यादा चीन में भारत का सामान जाता है। ठीक है, और सबसे कम चीन में भारत का सामान जाता है, और अमेरिका में सबसे ज्यादा भारत का सामान निर्यात किया जाता है। वहीं बात करें आयात का, तो भारत जो आयात कराता है, आयात का मतलब होता है जब भी हम किसी चीज को दूसरे देशों से भारत लाते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा जो चीन से हम सामान लाते हैं, चीन से सामान हमें सस्ता मिलता है, और यही कारण है कि चीन से ज्यादा सबसे ज्यादा आयात करता है भारत। उसके बाद UAE दूसरे नंबर के पे है। देखिए UAE की बात करें तो निर्यात में भी आयात में भी, दोनों में भी नंबर 1 है। चीन जो है दोस्तों निर्यात में पीछे है और आयात में सबसे पहले है। ठीक है, अमेरिका की बात करें तो तीसरे नंबर पे है आयात के मामले में। हम अमेरिका से भी सामान तो मंगाते हैं, लेकिन तीसरे नंबर पे आता है अमेरिका। ठीक है, अब बात करेंगे विश्व में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता। तो भारत जो है दोस्तों विश्व भर में सबसे ज्यादा शीर्ष प्रेषण प्राप्त करता है भारत, और 2022 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त किया है। अब देखिए भारत अमेरिका को सबसे ज्यादा सामान भेजता है, तो सबसे ज्यादा पैसा भी भारत को प्राप्त होगा। तो 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त किया है भारत, किससे, तो अमेरिका से। अगला है कि भारत में ई कॉमर्स बाजार जो है दोस्तों, ई कॉमर्स बाजार के वित्त वर्ष 2025 तक हर साल 18% की दर से बढ़ने का अनुमान है। मतलब 2025 तक भारत में ई कॉमर्स का जो मार्केटिंग है और ई कॉमर्स का जो सेक्टर है वो बढ़ेगा, और किस रेट से बढ़ेगा, तो हर साल 18% के रेट से बढ़ेगा। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। भारत की प्रजनन दर बात करें तो 2.1 है, पहले जो था 2.4 था। मतलब भारत में प्रजनन दर क्या हुआ है, घटा है पहले की तुलना में। लोग सजग हुए हैं तो प्रजनन दर घटा है, और जनसंख्या कंट्रोल के लिए ये काफी अच्छा भी है। तो चलिए अच्छी बात है। शिशु मृत्यु दर की बात करें तो भारत में शिशु मृत्यु दर पहले 46 था, अब ये घट के 38.4 हो गया है। तो ये भी पॉजिटिव खबर है। शिशु मृत्यु दर में 38.4 हो गया है, पहले कितना था, तो 46 डाटा हुआ करता था। नवजात शिशु मृत्यु में ये जो डाटा है तो 24.9 है, पहले जो था 29.5 था। तो इसमें भी सुधार हुआ है। तो चलिए प्रजनन दर, मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर तीनों में पॉजिटिव साइन है, तो अच्छी बात है। अप्रैल से दिसंबर 2022 में वस्तु निर्यात कितना का हुआ है भारत से, तो निर्यात हुआ है दोस्तों 332.5 अरब डॉलर। 332.5 अरब डॉलर का निर्यात हुआ है। और भारत का खुदरा मुद्रा स्फीति दर कितना है, तो मुद्रा स्फीति दर जो है दोस्तों अप्रैल 2022 की बात करें तो 7.8%। ठीक है, वित्त वर्ष 2023 में सामाजिक क्षेत्र का व्यय कितना है। डाटा को आप लोग 2-4 बार जब तक देखेंगे नहीं तब तक याद नहीं होगा। ठीक है, अब बात करेंगे भारत द्वारा निर्धारित लक्ष्य के बारे में। तो भारत के द्वारा जो कुछ लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य
निर्धारित किया गया है, जिसमें नेट जीरो करना है किसको, तो कार्बन के उत्सर्जन को। इससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। तो 2070 तक ये लक्ष्य रखा गया है। वैसे देखिए काफी लंबा समय है, 2070 तक बोला गया है कि हम क्या करेंगे, कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, और बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होने में। तो 2047 तक भारत ने यह लक्ष्य बनाया है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और दोस्तों हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बोला जाता है, तो इसको याद रखेंगे, पूछा जाता है कि हाइड्रोजन किसको भविष्य का ईंधन बोला जाता है, तो हाइड्रोजन को जो है दोस्तों भविष्य का ईंधन बोला जाता है। ठीक है, भविष्य का ईंधन। अभी भी दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा जो बिजली प्राप्त होता है ईंधन के रूप में हम कोयले को ही प्रयोग करते हैं, और तापीय विद्युत ही सबसे ज़्यादा है। अगला पॉइंट है दोस्तों, पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए जीवन शैली, जिसका नाम है लाइफ, और इसका शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर हम वृद्धि कर रहे हैं, तो भारत ये बता रहा है कि खाद्यान्न के उत्पादन में हम निरंतर क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहा है। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को एक वर्ष में मुफ्त अनाज मिलेगा। तो एक वक्त में भारत सरकार मुफ्त अनाज तो बांट ही रही है, आप लोग देख ही रहे होंगे, कोरोना टाइम से ही चल रहा है, और एक वर्ष में 81.4 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। उसकी बात करें तो मोबाइल फोन निर्माता में वैश्विक स्तर पर भारत का स्थान दूसरा हो गया है। तो काफ़ी अच्छा बात है कि भारत जो है मोबाइल फ़ोन निर्माण करने में वैश्विक स्तर पर दूसरे पोजीशन पे आ गया है। वैसे भारत में फ़ोन का क्या होता है, असेंबलिंग होता है, मतलब बाहर से सामान मंगाया जाता है, बनता नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ अभी ज़्यादा। भारत वैसे प्रयास कर रही है, आप लोग देखेंगे कि न्यूज़ में था कि सेमीकंडक्टर की निर्माण के लिए और फैक्ट्री एक गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद बात है कि उड़ान योजना जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा ये चलाया गया, उड्डयन डिपार्टमेंट मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। ये 2016 में शुरू किया गया था उड़ान योजना, जिसमें ये बोला गया था कि गरीब लोग भी अब क्या है कि उड़ान भर सकेंगे, एरोप्लेन से यात्रा करेंगे। तो 2016 से लेकर अभी तक 1 करोड़ लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है और हवाई यात्रा किए हैं। ठीक है, तो 1 करोड़ लोगों ने, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा। एक दिन हम लोग आपको बजट के बारे में भी शॉर्ट नोट्स के माध्यम से बता देंगे और आपको नोट्स PDF के रूप में भी भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए और वहाँ पे आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही वहाँ पे क्यूज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे आपको डाल दिए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।